हेलो साथियों, वेलकम टू प्लैनेट 4। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। क्या पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर सच में अब लौटने वाला है भारत के नक्शे पर? क्या मोहन भागवत का धमाकेदार बयान केवल एक विचार है या किसी बड़े मिशन की भूमिका? सतना की धरती से निकले उनके शब्दों, वो कमरा हमें वापस लेना है, ने पूरे देश में एक नई ऊर्जा जगा दी है। उन्होंने पीओके को भारत के घर का वो हिस्सा बताया जिसे कुछ परायों ने कब्जे में ले लिया है। अब सवाल उठता है, क्या यह बयान किसी भावनात्मक प्रतीक से बढ़कर आने वाले वक्त की दिशा तय करने वाला संकेत है? हम इस वीडियो में बात करेंगे उस माहौल की जो इस बयान के बाद बन रहा है। किस तरह पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की सड़कों पर जनता पाकिस्तान के खिलाफ उतर आई है। कैसे वहां के लोग पहली बार खुलेआम कह रहे हैं कि अब बस बहुत हुआ, हमें इस्लामाबाद नहीं, इंसाफ चाहिए। इन दिनों अवामी एक्शन कमेटी के बैनर तले हजारों लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और पाकिस्तान की फौज उन पर गोलियां चला रही है। पिछले 3 दिनों में 10 से अधिक लोगों की मौत और 100 से ज्यादा घायल होने की खबरें हैं। ये सब तब हो रहा है जब भारत शांति और विकास की राह पर है और पाकिस्तान खुद अपने झूठ में डूबा जा रहा है। अब जरा सोचिए, क्या ये वही वक्त है जब इतिहास खुद करवट ले रहा है? क्या मोहन भागवत का ये कथन केवल जनता की भावनाओं को नहीं बल्कि भारत की आने वाली रणनीति को भी दिशा दे रहा है? इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे पाकिस्तान के भीतर उठ रहे विरोध ने उसके दशकों पुराने झूठे नैरेटिव को तोड़ दिया है। हम आपको बताएंगे कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अब दुनिया पाकिस्तान के बजाय भारत की बात सुन रही है, और ये भी कि भारत की सेना और राजनीतिक नेतृत्व किस तरह संयम और साहस के साथ इस पूरे हालात को देख रहा है। आपके हिसाब से क्या भारत को पीओके की वापसी के लिए अब कोई ठोस कदम उठाना चाहिए? क्या यह वक्त केवल शब्दों का नहीं बल्कि संकल्प का है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि आपकी आवाज भी इस बहस का हिस्सा है। हम आपको आगे इस वीडियो में यह भी बताएंगे कि पाकिस्तान के भीतर किस तरह की राजनीतिक हलचल मची है, वहां की मीडिया क्या छिपा रही है और कैसे वहां के आम लोग पहली बार कह रहे हैं कि भारत हमारी आखिरी उम्मीद है। साथ ही हम आपको बताएंगे कि भारत की विदेश नीति और सेना के हालिया कदमों ने किस तरह दुनिया में भारत की छवि को मजबूत किया है। ये कहानी सिर्फ एक बयान की नहीं बल्कि उस सोच की है जो कहती है अब वक्त है अपने खोए हुए हिस्से को वापस पाने का। अब सुनिए भारत और पाकिस्तान के बीच एक ऐसा विवाद जो दशकों से अनसुलझा है, लेकिन अब फिर से सुर्खियों में है। सर क्रीक ये वही इलाका है जहां समुद्र की लहरें राजनीति से मिलती हैं और कूटनीति दलदल में फंस जाती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विजयदशमी के दिन भुज से जो चेतावनी दी, उसने दोनों देशों की सीमाओं के पार हलचल मचा दी है। उन्होंने कहा, पाकिस्तान याद रखे, कराची जाने वाला रास्ता सर क्रीक से होकर जाता है। ये बयान केवल शब्द नहीं बल्कि भारत के आत्मविश्वास की गूंज थी। सवाल अब यह है कि आखिर सर क्रीक में ऐसा क्या है जो इस छोटे से इलाके को रणनीतिक रूप से इतना महत्वपूर्ण बनाता है? क्या यह सिर्फ सीमाओं का झगड़ा है या इसके पीछे छिपा है अरब सागर के नीचे दबा हुआ कोई खजाना? चलिए सोचिए, एक तरफ दलदल, जहरीले सांप, बिच्छू और खामोश लहरें, तो दूसरी तरफ करोड़ों डॉलर की कीमत वाले तेल और गैस के भंडार। सर क्रीक का यह इलाका रन ऑफ कच्छ और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के बीच फैला है और हर मानसून में यह जगह पानी में डूब जाती है। लेकिन इसके बावजूद भारत और पाकिस्तान दोनों इस पर दावा क्यों करते हैं? क्या वजह है कि यह इलाका कराची की सुरक्षा से लेकर मुंबई की सुरक्षा तक सीधा असर डाल सकता है? क्या सर क्रीक वही रास्ता बन सकता है जिससे आतंकवाद फिर से भारत के तटों तक पहुंच जाए? या फिर यह भारत के लिए वो रणनीतिक दरवाजा है जो दक्षिण एशिया की शक्ति संतुलन को बदल सकता है? इस वीडियो में हम समझेंगे कि सर क्रीक का असली मतलब सिर्फ सीमा नहीं बल्कि शक्ति, संसाधन और सुरक्षा का संगम है। इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे कि पाकिस्तान ने सर क्रीक के पास कैसे अपने सैन्य ढांचे को मजबूत किया है, बंकर, रडार और फॉरवर्ड बेस बनाकर। वहीं भारत ने भी इस इलाके में कैसे अपनी मौजूदगी बढ़ाई है ताकि किसी भी आतंकी या सैन्य गतिविधि को रोका जा सके। हम जानेंगे कि सर क्रीक विवाद की शुरुआत कैसे एक लकड़ी के ढेर के झगड़े से हुई और अब यह भारत की संप्रभुता के प्रतीक में कैसे बदल गया। हम ये भी चर्चा करेंगे कि कैसे अरब सागर में एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की सीमा तय न होने से दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। और सबसे अहम बात, इस बार राजनाथ सिंह की चेतावनी का लहजा अलग क्यों था और क्या यह संकेत है कि भारत अब किसी भी सीमा उल्लंघन को सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि कार्रवाई में बदलने वाला है? तो तैयार रहिए, क्योंकि आने वाले मिनटों में हम सर क्रीक की दलदल के अंदर छिपे हर रहस्य को उजागर करने जा रहे हैं। राजनीति से लेकर सुरक्षा तक, अर्थव्यवस्था से लेकर आतंक तक। और हाँ, आपसे एक छोटी सी गुजारिश, इस वीडियो के आखिर में हमें जरूर बताइए कि आपके हिसाब से सर क्रीक विवाद का असली हल क्या होना चाहिए। क्या भारत को अब निर्णायक कदम उठाना चाहिए या बातचीत से हल निकल सकता है? आपके विचार हमारे लिए बेहद कीमती हैं, क्योंकि आपकी आवाज ही इस बहस को सशक्त बनाती है। आज हम प्लैनेट 4 बोनस न्यूज में बात करेंगे उस एसयूवी की जिसने पूरे देश में बिक्री का नया इतिहास रच दिया, टाटा नेक्सन। सितंबर में नेक्सन ने 22,573 यूनिट बेचकर भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार का ताज अपने नाम किया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्या वजह रही इस धमाकेदार सफलता की?
क्या सरकार की जीएसटी 2.0 नीति ने इसकी किस्मत बदल दी या फिर सुरक्षा और डिजाइन ने इसे परिवारों की पहली पसंद बना दिया? इस वीडियो के अंत में हम इन सभी सवालों के जवाब ढूंढेंगे। आप नीचे कमेंट में बताइए, क्या आपके घर की अगली गाड़ी भी नेक्सन हो सकती है? तो चलिए सभी खबरों को जानते हैं बेहद विस्तार से, आसान भाषा में। सबसे पहले जानते हैं कि मोहन भागवत के बयान का मतलब आखिर क्या था। तो जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने मध्य प्रदेश के सतना की धरती से कहा कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर हमारे घर का एक कमरा है, तो ये महज एक राजनीतिक टिप्पणी नहीं थी, बल्कि भारत की आत्मा से निकला एक भाव था। उन्होंने इस वाक्य के जरिए एक गहरी बात कही कि भारत केवल सीमाओं से नहीं बल्कि भावनाओं से जुड़ा हुआ घर है, और जो हिस्सा छिन गया है वो भी उसी घर का अंग है। इस उदाहरण में घर भारत का प्रतीक है और कमरा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर। जब वे कहते हैं कि वो कमरा मुझे वापस लेना है, तो ये सिर्फ एक भूभाग की बात नहीं बल्कि सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और आध्यात्मिक एकता का दावा है। उन्होंने जनता को यह एहसास कराया कि भारत के हर नागरिक के दिल में ये अधूरापन है कि उसका एक हिस्सा पराया बना बैठा है। भागवत ने यह भी याद दिलाया कि सिंधी भाइयों जैसे लाखों लोग जो विभाजन में विस्थापित हुए, वो भारत की मिट्टी से अलग नहीं हुए। ये बयान भारत के लोगों को भावनात्मक रूप से जोड़ने का एक आह्वान था, जिसने सभागार में देशभक्ति की लहर दौड़ा दी। चलिए अब समझते हैं कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आखिर हो क्या रहा है। तो इस वक्त पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में एक बड़ा जनाक्रोश फूट पड़ा है। अवामी एक्शन कमेटी के नेतृत्व में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। वे केवल आर्थिक राहत नहीं बल्कि राजनीतिक अधिकारों की भी मांग कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की फौज और पुलिस ने उनके खिलाफ जो बर्बर कार्रवाई की, उसने पूरे इलाके को आग में झोंक दिया। धीरकोट के बाग जिले में 4 प्रदर्शनकारियों को गोली मारी गई। मुजफ्फराबाद और ददियाल जैसे इलाकों में भी लोग मारे गए। पाकिस्तान की सत्ता हमेशा से संवाद के बजाय बंदूक पर भरोसा करती रही है, और यही कारण है कि जनता अब बगावत की राह पर चल पड़ी है। पिछले कई दशकों से पाकिस्तान ये झूठ फैलाता रहा कि पीओके के लोग भारत से नफरत करते हैं, लेकिन आज वही लोग पाकिस्तान की हुकूमत को चुनौती दे रहे हैं। ये आंदोलन दिखाता है कि जब अत्याचार अपनी हद पार करता है तो इंसान की आत्मा खुद न्याय मांगने लगती है। अब सुनते हैं कि पाकिस्तान की सच्चाई कैसे खुली और भारत का पक्ष कैसे मजबूत हुआ। तो इन प्रदर्शनों ने पाकिस्तान के झूठ को पूरी तरह नंगा कर दिया है। जो पाकिस्तान 7 दशकों से ये दावा करता रहा कि वो कश्मीर के लोगों का रखवाला है, उसी के शासन में अब वहां के लोग खुद को कैदियों की तरह महसूस कर रहे हैं। ये बगावत इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान का कश्मीर कार्ड अब खत्म हो चुका है। भारत के खिलाफ जो झूठे नैरेटिव दशकों से चल रहे थे, वे अब गिर चुके हैं। अब दुनिया भी देख रही है कि असली पीड़ा पाकिस्तान के कब्जे वाले हिस्से में है, जहां जनता इंसाफ के लिए सड़कों पर है। इसी बीच मोहन भागवत के शब्दों ने इन घटनाओं को एक नैतिक समर्थन दिया। उन्होंने ये दिखाया कि भारत की नीति केवल सीमाओं की रक्षा नहीं बल्कि न्याय और मानवीय अधिकारों की भी है। पहलगाम हमले के बाद भारत ने जो सख्त जवाब दिया, उसने ये साबित कर दिया कि भारत अब किसी दबाव में नहीं झुकता। आज का भारत दृढ़ है, एकजुट है और अपने हर हिस्से के लिए खड़ा है। आइए अब जान लेते हैं कि भारत का संकल्प क्या संदेश देता है और ये क्यों ऐतिहासिक है। तो आरएसएस प्रमुख का ये बयान केवल शब्द नहीं बल्कि एक संकल्प है जो हर भारतीय के दिल में जोश भरता है। यह संकल्प है अपने उस हिस्से को वापस लाने का जो आज भी परायों के कब्जे में है। यह बयान भारत के आत्मविश्वास का प्रतीक बन गया है, जो बताता है कि अब देश अपने भाग्य का निर्णय खुद करेगा। जनता के मन में जो आक्रोश और गर्व की भावना है, वो अब एक जन लहर बन चुकी है। यह सिर्फ पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की लड़ाई नहीं बल्कि भारत के सम्मान की लड़ाई है। हर नागरिक के भीतर यह भावना जाग उठी है कि अब इतिहास बदलना है। मोहन भागवत का यह कथन आने वाले समय में भारत की नीति, दिशा और दृष्टि का आधार बन सकता है। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप देश, दुनिया, डिफेंस और इकोनॉमी की 100 से ज्यादा खबरें एक साथ एक ही जगह पे एक ही समय में फटाफट रोज देखना चाहते हैं, तो कृपया हमारे साथ GRLS चैनल पर जुड़िए, जहां हम रोज शाम 9 बजे आपके लिए दुनिया की तमाम सारी खबरें एक साथ लेकर आते हैं। GRLS चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए अब जानते हैं कि राजनाथ सिंह की चेतावनी का असली मतलब क्या था। तो राजनाथ सिंह का बयान सिर्फ एक सैन्य टिप्पणी नहीं बल्कि भारत की रणनीतिक नीति का ऐलान था। जब उन्होंने कहा कि पाकिस्तान याद रखे, कराची जाने वाला रास्ता सरक्रीक से होकर गुजरता है, तो इसका अर्थ सीधा था। अगर पाकिस्तान ने यहां कोई उकसाने वाली हरकत की तो जवाब सिर्फ चेतावनी से नहीं बल्कि कार्रवाई से मिलेगा। भुज सैन्य स्टेशन पर विजयदशमी के दिन शस्त्र पूजा के दौरान दिया गया ये संदेश देश की सीमाओं से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक गूंजा। ये वही दिन होता है जब भारत अपने शौर्य और धर्म की रक्षा का संकल्प दोहराता है, और उसी दिन रक्षा मंत्री का यह बयान पाकिस्तान के लिए साफ संकेत था कि भारत अब प्रतिक्रिया नहीं बल्कि निर्णायक एक्शन के लिए तैयार है।
ये भी ध्यान देने योग्य है कि राजनाथ सिंह ने यह भी बताया कि पाकिस्तान सरक्रीक के पास अपने सैन्य ढांचे को लगातार मजबूत कर रहा है। वहां बंकर, रडार और फॉरवर्ड बेस तैयार किए जा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान इस इलाके में किसी बड़ी साजिश की तैयारी में है, लेकिन भारत पहले से सतर्क है और किसी भी नापाक हरकत का जवाब देने की पूरी क्षमता रखता है। अब समझते हैं कि सिरक्रीक की भौगोलिक और रणनीतिक स्थिति कितनी अहम है। तो सिरक्रीक को अगर आप नक्शे पर देखेंगे तो ये रण ऑफ कच्छ और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के बीच की पतली सी धारा है, जो लगभग 96 किलोमीटर लंबी है। देखने में ये एक साधारण सी दलदली जगह लगती है, लेकिन इसका महत्व भारत की सुरक्षा से जुड़ा है। इस क्षेत्र में हर साल मानसून के दौरान पानी भर जाता है, चारों ओर दलदल बन जाता है और जमीन इतनी नरम हो जाती है कि वहां स्थायी निर्माण करना मुश्किल होता है। लेकिन यही प्राकृतिक कठिनाई इसे दोनों देशों के बीच एक जटिल सीमा बनाती है। पाकिस्तान इस इलाके को कराची की सुरक्षा के लिए एक बफर जोन मानता है, जबकि भारत के लिए यह सीमा पर निगरानी का बेहद अहम पॉइंट है। इस क्षेत्र में मौजूदगी का मतलब है अरब सागर पर नजर रखना और पाकिस्तान की किसी भी गतिविधि पर तुरंत प्रतिक्रिया देना। भारत ने इस इलाके में सीमित लेकिन मजबूत सैन्य उपस्थिति बनाई हुई है, ताकि पाकिस्तान की किसी भी घुसपैठ या ड्रोन हमले की कोशिश को रोका जा सके। याद कीजिए, वर्ष 2008 के मुंबई हमले में आतंकवादी समुद्री रास्ते से आए थे, इसलिए सिरक्रीक जैसे इलाके भारत के लिए अब केवल सीमा नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा की पहली दीवार बन चुके हैं। आइए अब जान लेते हैं कि सिरक्रीक का आर्थिक और सामरिक संघर्ष क्यों सुलझ नहीं पा रहा है। तो सिरक्रीक विवाद केवल जमीन की सीमाओं का झगड़ा नहीं, बल्कि अरब सागर के नीचे छिपे खजाने का संघर्ष है। माना जाता है कि इस इलाके में तेल और गैस के बड़े भंडार छिपे हैं, जो भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए आर्थिक वरदान साबित हो सकते हैं। भारत, जो लंबे समय से अपने तेल के आयात को विविध बनाना चाहता है, उसके लिए यह क्षेत्र एक संभावित नया स्रोत है। वहीं पाकिस्तान इसे अपनी आर्थिक नब्ज समझता है। इस इलाके में मछली पकड़ने के समृद्ध जल क्षेत्र हैं, जिनसे गुजरात और सिंध के हजारों मछुआरों की रोजी चलती है। लेकिन सीमा स्पष्ट न होने की वजह से ये मछुआरे अक्सर एक दूसरे के इलाकों में चले जाते हैं और पाकिस्तान की नौसेना उन्हें पकड़ लेती है। इससे कई परिवार तबाह हो जाते हैं, क्योंकि ना तो कोई उन्हें छुड़ाने आता है, न मुआवजा मिलता है। इस विवाद के कारण दोनों देशों के समुद्री क्षेत्र यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की सीमा भी तय नहीं हो पा रही है, जिसका असर अरब सागर में मौजूद सभी प्राकृतिक संसाधनों के अधिकार पर पड़ता है। अब सुनिए कि सिरक्रीक विवाद आखिर कब और कैसे शुरू हुआ था। तो ये विवाद कोई आज की बात नहीं बल्कि 100 साल से भी पुराना है। ब्रिटिश राज के समय कच्छ और सिंध के शासकों के बीच एक छोटे से लकड़ी के ढेर के स्वामित्व को लेकर झगड़ा हुआ था और वही आगे चलकर सिरक्रीक विवाद बन गया। आज़ादी के बाद जब भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 का युद्ध हुआ तो पाकिस्तान ने रण ऑफ कच्छ के आधे हिस्से पर दावा किया, लेकिन 1968 में बने ट्रिब्यूनल ने भारत के पक्ष में फैसला दिया और रण ऑफ कच्छ का 90% हिस्सा भारत को मिला। मगर सिरक्रीक का मामला तब भी अधूरा रह गया। दोनों देशों में इस पर कई दौर की बातचीत हुई, तकनीकी विशेषज्ञों से लेकर राजनयिकों तक ने दखल दिया, लेकिन कोई ठोस हल नहीं निकला। भारत का रुख हमेशा यही रहा कि ये मसला द्विपक्षीय है और इसे अंतर्राष्ट्रीय अदालत में नहीं ले जाया जा सकता। वहीं पाकिस्तान बार बार इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की कोशिश करता रहा है। वर्षों बीत गए, सरकारें बदलीं, पर सिरक्रीक का विवाद जस का तस बना रहा। अब जब भारत ने साफ कर दिया है कि कोई भी घुसपैठ या धमकी बर्दाश्त नहीं होगी, तो ये संदेश सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए है कि भारत अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इस तरह सिरक्रीक की कहानी केवल एक भौगोलिक विवाद नहीं बल्कि भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और स्वाभिमान की जीवंत गाथा है। अब समय है प्लैनेट 4 बोनस न्यूज का। तो चलिए अब समझते हैं कि कैसे टाटा नेक्सन ने पूरे देश में बिक्री का नया इतिहास रच दिया। तो सितंबर के महीने में टाटा मोटर्स की नेक्सन ने वो कारनामा दिखा दिया जो अब तक किसी और भारतीय कंपनी की एसयूवी नहीं कर सकी थी। पूरे भारत में जब लोग नई गाड़ी खरीदने के लिए शोरूम की तरफ बढ़ रहे थे तो उनमें सबसे ज्यादा नाम नेक्सन का था। कुल 22,573 यूनिट की बिक्री के साथ ये भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बन गई। ये कोई एक दिन का कमाल नहीं था, बल्कि लगातार 3 वर्षों से चली आ रही उस भरोसे की जीत थी जो ग्राहकों ने टाटा पर जताया। वित्त वर्ष 22 से 24 तक नेक्सन ने हर साल लाखों यूनिट बेचकर दिखाया कि भारत अब सिर्फ ब्रांड में ही सुरक्षा और प्रदर्शन को भी महत्व देता है। भले ही वित्त वर्ष 25 में थोड़ी गिरावट आई, लेकिन टाटा ने अपने डिजाइन, फीचर्स और दमदार प्रदर्शन से यह साबित कर दिया कि उसका बाजार में दबदबा बरकरार है। और जब वित्त वर्ष 26 के पहले 6 महीनों में ही इसने 90,000 के करीब यूनिट बेच डाले, तो यह साफ हो गया कि ग्राहक अब टाटा की गाड़ियों को भरोसे का दूसरा नाम मानने लगे हैं। आइए अब जान लेते हैं कि GST 2.0 नीति और फीचर्स ने कैसे नेक्सॉन की किस्मत चमका दी। तो सरकार की नई GST 2.0 नीति ने नेक्सॉन की कीमतों को घटाकर बाजार में बड़ा बदलाव ला दिया। जब किसी गाड़ी की कीमत 1,55,000 रुपए तक घट जाती है तो उसका असर सीधे ग्राहक के दिल पर पड़ता है। टाटा ने इसके साथ 45,000 रुपए तक के लाभ भी दिए, जिससे नेक्सॉन की लोकप्रियता और बढ़ी।
7,32,000 रुपए की शुरुआती कीमत ने इसे हर वर्ग के खरीदारों की पहुंच में ला दिया। इसके साथ पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और इलेक्ट्रिक हर विकल्प में ये उपलब्ध है। इलेक्ट्रिक मॉडल का 45 किलोवाट घंटे वाला वेरिएंट 350 से 375 किलोमीटर तक की रेंज देता है, जो पर्यावरण के प्रति जागरूक ग्राहकों के लिए वरदान साबित हुआ। और जब सुरक्षा की बात आई तो भारत एनकैप के 5 स्टार रेटिंग ने इसे परिवारों की पहली पसंद बना दिया। एलईडी हेडलैम्प, वॉइस असिस्टेड सनरूफ और 360 डिग्री कैमरे जैसी सुविधाओं ने नेक्सॉन को केवल एक गाड़ी नहीं बल्कि गर्व का प्रतीक बना दिया। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।